हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया था और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी समझा था। तो चलिए हम देखते हैं अब क्या कि ग्राफ के द्वारा हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो उसको देखने से पहले यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हैं और ये एक टेबल है, इनको हम एक बार देख लेते हैं जिससे हमारे इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक भी दिक्कत नहीं हमें आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट में क्या दिया है, द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, यानी कि हमें कह रहा है कि लाइन हमारी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी कि इस कंडीशन में अगर हमारी लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और इस कंडीशन पे हमारी ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहलाएंगी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या दिया है हमें, द लाइन में बी पैरेलल, हमारी लाइन पैरेलल भी हो सकती है, यानी कि ऐसे वो कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कहीं पर भी वो लाइन मिलेंगी नहीं। इन दिस केस द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इस केस में इक्वेशंस का एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जब कहीं मिलेंगी नहीं तो उन दोनों में हमें कॉमन पॉइंट कोई देखने को मिलेगा ही नहीं, तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा। ठीक है, फिर हम ऐसी इक्वेशंस को क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशंस हमारी क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। अब सेकंड नहीं थर्ड क्या दिया है, द लाइन में बी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट बोले तो एक लाइन ये होगी हमारी, अब इसी के ऊपर एक और लाइन, यानी कि इसी के ऊपर एक और लाइन होती है तो हम बोलते हैं उनको कोइंसिडेंट लाइन। क्या, कोइंसिडेंट लाइन। इन दिस केस द इक्वेशन हैव इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, यानी इस केस में हमारे इन इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। और इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये हो गए हमारे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। अब बात आती है इस टेबल के बारे में। ये टेबल हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। तो हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शन को नहीं देखना है, किस वाले को, इस वाले पोर्शन को, हमें बस ये 3 बॉक्स को देखना है। और इन 3 बॉक्स को देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1 बाई इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2 बाई इक्वल टू c2। ठीक है, ये होता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म। बट यहाँ पे याद रहे कि यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, हमेशा वेरिएबल सेम होना चाहिए ये दोनों। अगर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर y है, यहाँ पर हमने कर दिया z, ठीक है, यहाँ पर कर दिया p, ऐसा नहीं होगा। दोनों में अगर x, इस इक्वेशन में अगर एक्स वाई है तो इस इक्वेशन में भी एक्स वाई वेरिएबल होना चाहिए। अगर इस इक्वेशन में हमारा मानो a1 c प्लस, सॉरी सी नहीं, हम माने यहाँ पे p, a1 p प्लस b1 q इक्वल टू c1। ठीक है, अब a2 p प्लस b2 q इक्वल टू c2। क्या ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है? ऑफकोर्स दोनों में ही हमारे सेम वेरिएबल्स हैं, इसमें पी क्यू है और इसमें भी हमारे पी क्यू है। तो हमें एक बात हमेशा याद रखना है कि दोनों इक्वेशंस में हमारे सेम वेरिएबल्स मिलने चाहिए। ठीक है, ये होगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस के रेशियोज कंपेयर करेंगे, या एक्स के रेशियोज और वाई के रेशियोज और c1 c2 के रेशियोज हम इसमें कंपेयर करेंगे। तो अगर हम कंपेयर करते हैं a1/a2, यानी कि a1/a2 अगर हमें b1/b2 के बराबर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी अगर हम ग्राफ में इक्वेशंस को बनाएंगे तो वो लाइन हमें इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि किसी पॉइंट पर ऐसे वो लाइन हमें मिलती हुई दिखाई देंगी। अगर हमें ऐसा होता है, हमें ऐसा मिलता है, तो हम क्या कह सकते हैं, उनका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कि उनका एक ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि एक ही ऐसा पॉइंट है वो दोनों में कॉमन है, तो हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर आती है नेक्स्ट बात हमारी, नेक्स्ट क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 भी हमारा इक्वल है। अगर ये तीनों के रेशियोज हमें इक्वल मिलते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन।
यानी कि हमारी ऐसी लाइन मिलेंगी, एक के ऊपर एक लाइन। अब हम देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक लाइन है तो हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है, हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है, यानी इन दोनों में बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशंस के। तो यहाँ पे भी लिखा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हमारा लास्ट के साथ आए क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, बट हमें C1/C2 इक्वल नहीं दिया है। ये केस होता है हमारी पैरेलल लाइंस के लिए। कौन सी लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। हम देख सकते हैं कि पैरेलल लाइंस हमारी कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये हमारी इक्वेशन कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो हमारे सॉल्यूशन नहीं होंगे, यानी कि नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस बॉक्स को, इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेना, जिससे आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। तो हमें एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसको भी हम एक बार पढ़ते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी हमें ये कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं, इनके हमें पहले तो ग्राफिकली क्या बनाना है, इक्वेशंस बनानी है और उनके सॉल्यूशन निकालने हैं। ग्राफिकली इक्वेशंस बनाना हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था 3.1 में। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप 3.1 को देख कर आएँ, उसके बाद ही आप इसको देखें। तो चलिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। यानी क्लास 10th के 10 बच्चे हमारी कोई मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। यदि हमारे गर्ल्स के नंबर 4 ज़्यादा हैं, यानी कि हमारी गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। एग्जाम्पल के लिए माने अगर हमारे बॉयज़ हैं क्या, 4 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी हमारी 8। गर्ल्स कितनी होंगी हमारी 8, क्योंकि बॉयज़ से हमारी गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं। अगर हमारे बॉयज़ मानो 6 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी हमारी 6 + 4 = 10। गर्ल्स हमारी होंगी 10। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है। हमें क्या करना है, गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर्स को फाइंड करना है, एग्जैक्टली वो कितने होंगे। ये तो हमने माना है। ठीक है, तो हम करते हैं, सबसे पहले मानेंगे क्या, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। ठीक है, और द नंबर ऑफ बॉयज बी y। हमने क्या किया है, नंबर ऑफ गर्ल्स मान ली है x और नंबर ऑफ बॉयज मान ली है y। तो हमारे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, 10 स्टूडेंट ने हमारे टोटल, यानी लड़की और लड़कों को मिला के हमारे कितने स्टूडेंट हो रहे हैं, 10। तो यहाँ पे x + y = हमारे हो जाएंगे 10। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन में क्या दी थी, लड़कियाँ कितनी ज़्यादा हैं लड़कों से, 4। तो लड़कियाँ हैं हमारी, मानो क्या, लड़कियाँ हैं हमारी y। ठीक है, और लड़के कितने हैं हमारे x। तो कितनी ज़्यादा है लड़कों से, 4। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्या, सेकंड इक्वेशन। सॉरी, यहाँ पे x होगा ये, और ये होगा हमारा y, क्योंकि हमने लड़कियों को माना है x और लड़कों को माना है y। ये इक्वेशन होगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हम इस इक्वेशन से ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि x = 10 - y। हमने क्या किया, इस y को उधर पहुँचा दिया है ताकि वो माइनस में हो गई। हम इससे क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे। तो हम एक बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, और उन बॉक्स में हम x और y की 3 वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, ये बना लिया हमने बॉक्स, यहाँ पे लिखा x और y। अगर हम y की जगह रखें 5 तो x हमें क्या मिलेगा, 10 - 5 5 मिलेगा। अगर हम y की जगह रखें कितना, y की जगह रखें हम 4, तो हमें x क्या मिलेगा, 10 - 4 6। अगर हम y की जगह रखें 6 तो क्या मिलेगा हमें, x 4, क्योंकि 10 - 6 = 4। तो बहुत ही सिंपल था ये। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम 2, हम ऐसा ही सेम कंडीशन 2 के लिए भी मानेंगे। तो x = 4 + y, इसमें हमें कुछ नहीं किया, वो हमारा सेम इक्वेशन हमने उतार लिया है। हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे। ये बनाया हमने बॉक्स, और इसमें अभी हम सेम 3 वैल्यूज़ रखेंगे। ठीक है, x, y। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख देते हैं
तो हमें x कितना मिलेगा 4, क्योंकि ये तो 0 हो गया तो बचा क्या x, बचा क्या 4, तो हमने यहाँ पे 4 रख दिया। अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो 4 + 1 क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा 5। अगर हम y की वैल्यू रख दें 2 तो x हमें क्या मिलेगा, 4 + 2 6। ठीक है, तो ये तो हमने बॉक्स बना लिए हैं दोनों इक्वेशंस के। अब हमें क्या करना है, इन बॉक्स को ग्राफ में प्लॉट करना है। तो मैंने ग्राफ पहले से बना के रखा है यहाँ पे, बस हमें क्या करना है, इस ग्राफ में इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो चलिए सबको एक एक करके पॉइंट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या दिया है ग्राफ में, 5,5, यानी हम पहले 5 की तरफ जाएंगे x और ऊपर जाएंगे 5 की तरफ, तो ये हो गया हमारा 5,5 कोऑर्डिनेट। अब हमें सेकंड क्या दिया है, 6,4, यानी हम x की तरफ जाएंगे 6, y की तरफ जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 6,4। ठीक है, हमें थर्ड दिया है 4,6, यानी कि हमें इस तरफ जाना है, x की तरफ जाना है 4, y की तरफ जाना है 6, तो ये हो जाएगा हमारा 4,6। ठीक है, ये मिल गए हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को जोड़कर एक लाइन बना देंगे। ठीक है, तो हम इन तीनों पॉइंट्स को एक बार जोड़ देते हैं और देख सकते हैं कि हमारी एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन ना मिले तो समझ जाना कि आपने कहीं पर गलती की है। ठीक है, ये हो गए हमारे पॉइंट्स। अब इस लाइन को हम इसकी इक्वेशंस का नाम दे देंगे, यानी ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, ये है हमारी x + y = 10। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है हमारी ये। अब हमारे पास एक और बॉक्स था सेकंड, उस बॉक्स के पॉइंट्स को भी हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हमें, 4,0, यानी कि हमें x की तरफ जाना है 4 और y की तरफ 0, तो ये हो जाएगा हमारा 4,0। y की तरफ तो हमें जाना ही नहीं 0, तो x पर ही रहेंगे। अब दिया है हमें 5,1, यानी कि हमें x की तरफ जाना है 5 और y की तरफ जाना है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 5,1। ठीक है, फिर हमें क्या दिया है 6,2, यानी कि हम x की तरफ जाएंगे 6 और y की तरफ जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारा 6,2। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को भी एक लाइन की मदद से जोड़ देते हैं। ठीक है, देखते हैं कि हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि हमारी भी एक स्ट्रेट लाइन ही बन रही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इस लाइन की इक्वेशंस का भी यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो इस लाइन की इक्वेशन थी हमारी x = 4 + y। ठीक है, ये था हमारा इक्वेशंस का नाम। तो अब हमें देख सकते हैं कि इस जगह पर हमें दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, यानी x की तरफ 7 और y की तरफ 3, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 7,3। ठीक है, क्योंकि 7,3 ये पॉइंट्स है ना, दोनों लाइंस में, दोनों इक्वेशंस में कॉमन पॉइंट है। देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में भी 7,3 आ रहा है और इस इक्वेशन में भी हमारा 7,3 आ रहा है। तो ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी कि हमारा यहाँ पे x = सही वैल्यू क्या निकल के आई है 7 और y = निकल के आई है 3। ठीक है, ये हमारी x और y की वैल्यूज निकल आई। अब हम लिख सकते हैं, हमने x को क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स, एंड y को क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन द क्विज। ठीक है, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन द क्विज कितने हैं हमारे 7, यानी 7 लड़कियों ने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पे सेम लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ पार्टिसिपेट, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ पार्टिसिपेट इन द क्विज = 3, यानी हमारे 3 बॉयज़ ने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया था। तो हम इस सॉल्यूशन से भी देख सकते हैं हमारे बॉयज़ कितने हैं 3 और गर्ल्स कितनी है 7, यानी कि गर्ल्स हमारी 4 ज़्यादा हैं। तो बस हमें यही करके आना है एग्ज़ाम में और हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अब चलते हम इसका, यानी कि फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें ये, फर्स्ट का सेकंड, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50,
यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी है हमारी 50 रुपये। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। वहीं 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी है हमारी 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें यानी पेंसिल और पेन की कॉस्ट को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, क्या हम करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट मानेंगे हम x एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन बी बाई। हम पेंसिल की कॉस्ट मान लेंगे x एंड पेन की कॉस्ट मानेंगे हम बाई। यहाँ पे हम लिख देंगे रुपीज़, क्योंकि हमारी कॉस्ट रुपीज़ में होगी। ठीक है, अब हमें दिया है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन हमें कितनी मिल रही है 50 रुपये में, यानी कि 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू बाई इक्वल टू 50। ठीक है, अब मैंने ये कैसे लिखा, हमें 5 पेन दी है, अगर हम पेन में उसकी प्राइस का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पेंसिल में उसकी प्राइस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस पेन में भी उसकी प्राइस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये 50 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने ऐसे ही ये लिख लिया है। अब इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या दिया है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन की कीमत कितनी है 46। तो हम इसका उल्टा करेंगे, 7x प्लस 5 बाई इक्वल टू 46। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ये तो हमारा हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 50 अब माइनस 7 बाई अपॉन 5, ऐसा लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इस 7 बाई को उधर पहुंचा दिया ताकि वो माइनस में हो गया है, और इस 5 को हमने डिवाइड में दे दिया है। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे एक बॉक्स और उसमें रखेंगे x और y की वैल्यूज़, फिर उन वैल्यूज़ को करेंगे हम ग्राफ में प्लॉट। ठीक है, तो हमने दिया x, y। अगर मैं इस y की जगह पे 0 रख देता हूँ, हम अगर 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 50/5, क्योंकि ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो 50/5 होता है हमारा 10। अगर हम इस y की जगह क्या रखें 5, हमने अगर y की जगह 5 रखा तो हम देखते हैं हमें x क्या मिलेगा, x मिलेगा 50 माइनस, अगर हमने यहाँ पे रखा 5 तो 7 5 जा 35, फिर अपॉन 5, और 50 माइनस 35 होता है हमारा 15। ठीक है, फिर बच्चा 5, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, तो हमारा यहाँ पे x मिल रहा है हमारा 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम रखते हैं y की जगह 10। अगर हम y की जगह 10 रखते हैं तो 10 इंटू 7 हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 70, तो हम इसको 70 रख देंगे और हमारा नीचे 5 को एज इट इज़। फिर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ये होगा हमारा -20/5 इक्वल टू -4, क्योंकि हम 5 से 20 को काट देंगे तो -4 मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पे -4 मिल जाएगा x, जब हम y इक्वल टू 10 रखेंगे तब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन के लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे और उनको भी ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 2 हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 46 माइनस 5 बाई अपॉन 7। इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, सेकंड को मैंने क्या किया, जस्ट इस 5 बाई को मैंने इधर पहुंचा दिया, माइनस में हो गया, और इस 7 को मैंने डिवाइड में दे दिया। ठीक है, तो मैंने वही किया है इस इक्वेशन में। हम इसका एक बॉक्स बना लेते हैं और उसमें x और y की वैल्यूज़ को एक एक करके हम लिखते जाएंगे। ये बना लिया हमने बॉक्स। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम y इक्वल टू रखें सबसे पहले -2। अगर हम y इक्वल टू -2 रखते हैं तो हमारे ये x क्या मिलेगा, देखते हैं 46 माइनस 5 इंटू -2। ये हमने y इक्वल टू -2 रखा और नीचे हमारा 7, तो हमें x इक्वल टू मिलेगा 46 माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, तो 5 2 10/7, फिर होगा हमारा ये 56/7। हम जानते हैं कि 56 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो ये हमारा 8 बार जाएगा। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू हमें मिल रही है 8, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम x की वैल्यू 8। अब अगर हम y इक्वल टू रखते हैं 5 तो हमें x इक्वल टू क्या मिलेगा, उसको भी देखते हैं। अगर हमने y इक्वल टू 5 रखा तो हमें x इक्वल टू मिलेगा क्या, हमने y इक्वल टू यहाँ पे 5 रख दिया, फिर नीचे 7, तो 46 माइनस 10
46 माइनस 25, ये 25 होता है 5 × 5। हमारा नीचे 7 एज इट इज़, अगर हम इससे इसको घटाएंगे यानी कि 6 माइनस 5 1 बचेगा और ये हमारा 2, फिर नीचे 7, तो 7 3 ज़ा 21 होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम x इक्वल टू मिल गया 3। अगर हम अब इस y की जगह पर रख दें 12, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू 46 माइनस 5 × 12/7 इक्वल टू, ये होगा हमारा क्या 46 माइनस 60/7 इक्वल टू माइनस 40/7। ठीक है, तो 46 माइनस 60 करेंगे तो हमें -14 मिल जाएगा, जो कि हमारा 2 से कटता है, यानी कि 7 से 2 बार कटता है। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू -2 मिल जाएगी, क्योंकि माइनस साइन है तो हम यहाँ पे माइनस साइन भी लगाएंगे। आपको ये काम रफ वर्क में करना है। ठीक है, जहाँ पर हमें आंसर लिखना है हमें वहाँ पे ओनली ये बॉक्स को बनाना है, ये काम सब हम रफ वर्क में करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बॉक्स बना लिए हैं। अब इन बॉक्स को हम एक एक करके ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ को पहले से बना के रखा है। हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ को इसमें प्लॉट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स की वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे एक एक करके। तो हमें क्या दिया है 10,0, यानी कि हम x की तरफ जाएंगे 10 और y की तरफ 0, यानी कि यहीं पर रहेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10,0। फिर हमें नेक्स्ट दिया है 3,5, यानी कि हम x की तरफ जाएंगे 3, यानी 2 और 4 के बीच में मिलेगा हमें 3, यानी x की तरफ गए हम 3 और 5 ऊपर गए, तो यानी 4 और 6 ये मिल जाएगा हमें इस जगह पे 5। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 3,5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं -4,10, x की तरफ गए हम -4 और y की तरफ गए 10, तो इस जगह पे मिलेगा हमें क्या -4 -4,10। हम क्या करेंगे, अब इन पॉइंट्स को जोड़कर एक लाइन बना देंगे और देखेंगे ये लाइन हमारी स्ट्रेट बन रही है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि ये लाइन हमारी एक स्ट्रेट लाइन ही बन रही है। ठीक है, हमने इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, ये लाइन हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन भी इस लाइन के ऊपर हम लिख देंगे। तो इस लाइन की इक्वेशन हमारी क्या थी 5x + 7y = 50। क्या थी 5x + 7y = 50, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हम लिख देंगे इस जगह पर एक एरो बना के 5x + 7y = 50। ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन। अब हम सेकंड बॉक्स को इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सेकंड बॉक्स हमारा क्या दिया, ये रहा x = 8 y = -2, यानी कि सबसे पहले हम x की तरफ जाएंगे 8 और y की तरफ जाएंगे -2, तो हमें कुछ इस जगह पर मिलेगा। तो हम लिख देंगे 8, -2। फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है 3,5, यानी कि ये पॉइंट हमें कॉमन दिया है दोनों जगह। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 3,5। ठीक है, फिर हमें क्या दिया है -2,12, यानी कि हम x की तरफ जाएंगे -2 और y की तरफ जाएंगे 12, तो ये हमें कुछ इस जगह पर मिल जाएगा क्या -2,12। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ठीक है, तो हमने इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे देखते हैं जोड़ लिया है और देखते हैं हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है या नहीं। हम देख सकते हैं कि हमारी ये एक स्ट्रेट लाइन ही बन रही है, वो थोड़ा इधर उधर हो गया है, वैसे हमारी एक स्ट्रेट लाइन है ये। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन भी लिख देंगे। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारी, देखते हैं। इस लाइन की इक्वेशन थी हमारी 7x + 5y = 46। क्या थी 7x + 5y = 46। ठीक है, तो इस इक्वेशन की लाइन हमारी ये रही। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन इस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कौन से पॉइंट पर 3,5, यानी इन दोनों लाइन में एक हमारा ये पॉइंट कॉमन है क्या 3,5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू मिली हमें 3 और y की वैल्यू मिली है हमें 5। क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें x की वैल्यू मिली है 3 और y की वैल्यू मिली है हमें 5। लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। तो हमें क्या पूछा था इक्वेशन में, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, यानी हमें कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेन निकालनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल
इक्वल टू ₹5, ₹3, यानी एक पेंसिल की कॉस्ट है हमारी 3 और देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि हमारी पेन की कॉस्ट कितनी है ₹5। ठीक है, एक पेन की कॉस्ट है हमारी 5 और एक पेंसिल की कॉस्ट है हमारी 3। तो फर्स्ट का सेकंड आंसर भी हमारा इस जगह पे कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये, इसमें क्या दिया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersecting at a point, are parallel or coincident। तो हमें क्या करना है, A1/A2 यानी इनके रेशियोज को फाइंड करके बताना है कि ये इक्वेशन हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बार इस टेबल को देख लेना, उसके बाद ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है हमें। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में दो इक्वेशन दिए हैं, 5x - 4y + 8, क्या 5x - 4y + 8 = 0, और एक इक्वेशन दी है क्या 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, ये दो दी हैं हमें इक्वेशंस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके देखते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, A1x + B1y = C1। ठीक है, A2x + B2y = C2, ये होता था हमारा क्या इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेसिकली इसमें क्या दिया है, कुछ नहीं, इस C1 और C2 को हमने इधर कर दिया है, वो हम इसमें भी कर सकते हैं। बट याद रही, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक C1 हमें इक्वल के इस साइड मिल रहा है और एक C1 हमें इक्वल के इस साइड मिल रहा है। या तो दोनों C1 इक्वल के उस साइड होनी चाहिए या दोनों C1 इक्वल के इस साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनके रेशियोज निकाल लेंगे A1/A2, यानी कि x के कोएफिशिएंट को बोलते हैं हम A1, तो A1 हो गया हमारा 5। सेकंड इक्वेशन में भी हम x के कोएफिशिएंट को बोलेंगे A2, तो ये हो गया हमारा 7। तो A1/A2 हमारा निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे B1/B2। ठीक है, हमें याद रहे कि हम विथ साइन वैल्यूज़ लेंगे, यानी कि साइन के साथ ही हम वैल्यूज़ को लेंगे, ये हमारा y होगा। ठीक है, हम साइन के साथ वैल्यूज़ को लेंगे, तो -4/6। अब हम इसको काट सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये -2,3, क्योंकि 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। तो मैं B1/B2 भी निकाल लिया है। अब बारी आती है C1/C2। हम क्या करेंगे, अब C1/C2 निकालेंगे। तो C1 क्या है हमें 8 और C2 क्या दिया है -9। तो हम देख सकते हैं ये हमारा कहीं पर भी नहीं कटेगा। वैसे हमें इस C1/C2 को निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने यहीं पर देख लिया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यहीं पर इक्वल नहीं मिल रहा, तो इससे आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इस कंडीशन पे हमारी लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग। तो मैं वही पूछा था, इंटरसेक्टिंग होंगी, और इंटरसेक्टिंग होती हैं तो हमारे यूनिक सॉल्यूशन मिलता है एक ही। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर दीज लाइन्स आर इंटरसेक्ट, क्या इंटरसेक्ट। ठीक है, दीज लाइन आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये लाइन हमारी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सेकंड 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। ये दी हमें दो इक्वेशंस। हम इनमें भी A1/A2 और B1/B2 के रेशियोज को निकाल लेते हैं। क्या A1/A2, आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म तो जानते ही हैं कि ये होता है हमारा A1, ये होता है A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2। तो A1 क्या हो गया हमारा 9 और A2 हो गया हमारा 18। ठीक है, हम क्या करेंगे, 9 × 9 और 9 × 2 = 18, तो ये हमारा कट रहा है, तो हम लिख देंगे इसको 1/2। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम B1/B2। B1 क्या दिया है हमारा
3 और B2 दिया है हमारा 6। तो अगर हम इसको भी काटें तो ये 1/2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम C1/C2। C1 क्या दिया है हमें 12 और C2 दिया है 24। हम इसको भी देख सकते हैं कि ये भी कट रहा है क्या 1/2, क्योंकि 12 2 से 24। तो इससे C1/C2 यानी तीनों रेशियोज हमें सेम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, यानी कि हमें तीनों रेशियोज सेम मिल रहे हैं। तो ये केस होता था हमारा कोइंसिडेंट लाइन के लिए। कौन सी लाइन के लिए? कोइंसिडेंट लाइन के लिए, जिनके हमारे इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होते थे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर these lines are कोइंसिडेंट। ठीक है, ये लाइंस हमारी क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्या दिया है हमें। थर्ड दिया 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया है हमें थर्ड क्वेश्चन। अब हम क्या करें, इसमें अभी A1/A2 सेम रेशियोज निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं A1/A2। A1 क्या दिया है हमें 6 और A2 दिया है 2। ठीक है, तो हम फर्दर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 3, क्योंकि 2 3 या 6। फिर क्या करते हैं हम B1/B2। B1 कितना दिया है हमें -3 और B2 दिया है -1। हमें याद रहे हमेशा माइनस यानी साइन के साथ ही वैल्यूज़ को रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा हमारा 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं C1/C2। C1 कितना दिया है हमारा 10 दिया है और C2 दिया है हमारा 9। हम इसको भी चेक कर लेते हैं, ये हमारा फर्दर नहीं जाएगा, फर्दर कटेगा ही नहीं कहीं भी। ठीक है, तो ये हमारा यही रहेगा 10/9। तो हम देख सकते हैं कि A और B के रेशियोज में मिल रहे हैं सेम और C का रेशियो हमें सेम नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये कंडीशन हमें मिल रही है। तो ये कंडीशन होती थी हमारी पैरेलल लाइंस के लिए, और जिसमें हमारे नो सॉल्यूशन मिलते थे, क्योंकि वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, यानी इक्वेशंस की लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर these lines are पैरेलल। ठीक है, ये लाइंस हमारी पैरेलल लाइंस होंगी। तो यहीं पे हमारा होता है सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्या दिया है हमें, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी कि हमें इनके A1 और A और B और C के रेशियोज को निकाल के पता करना है कि हमारी कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उनका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन होना चाहिए। कोई भी सॉल्यूशन हो, एक हो या दो हो या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो, तो उनको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट इक्वेशन। और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलेंगे हम ऐसे इक्वेशंस को जिनके हमारे नो सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या? एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। थर्ड का फर्स्ट दिया है हमें 3x + 2y = 5। क्या? 3x + 2y = 5। इसकी सेकंड इक्वेशन दी है हमें 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। हम इसमें अभी A1 और B1 और C के रेशियोज निकालते हैं। क्या? A1/A2। ठीक है, सबसे पहले 3/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A1 की वैल्यू 3 और B1 की A2 की 2। हम क्या करेंगे अब B1/B2 देखते हैं। B1 क्या दिया है हमें? B1 दिया है 2 और B2 दिया है हमें -3। ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वल नहीं हो रहे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लिख लेते हैं। क्या? C1/C2 = 5/7। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, हमारा A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं हमें 3/2 मिल रहा है और ये 2/-3 मिल रहा है।
तो ये कंडीशन होती थी हमारी क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द लाइंस ऑफ इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, क्या, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इन इक्वेशंस की लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग होगी। अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो हमारी क्या होगी लाइन, उनके एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस these equations are consistent, ठीक है, consistent, ये इक्वेशंस हमारी consistent होंगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड का सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन ये दिया है हमें 9x, नहीं, ये दिया है हमें 2x माइनस 3y, क्या, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, और दिया है हमें 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, क्या, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। हम इसमें अभी a1 अपॉन a2 निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं a1 अपॉन a2। a1 कितना दिया है, a1 दिया है हमें 2 और a2 दिया है 4। हम देख सकते हैं हमारा कट रहा है, यानी 2 1 2 2 जब 4, तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर देखते हैं हम क्या, b1 अपॉन b2, ठीक है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि हमेशा साइन के साथ लेना है जब भी हमें माइनस दिखे तब, ठीक है। तो -3 अपॉन -6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। फिर चेक करेंगे हम क्या, C1 अपॉन C2 के लिए। C1 कितना दिया है हमारा 8 और C2 दिया है 9, तो हम देख सकते हैं ये हमारे नहीं कटेंगे, ठीक है। तो हमें क्या लिखेंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। हमें A1 अपॉन A2 मिल रहा है और B1 अपॉन B2 भी इक्वल मिल रहा है, बट C1 अपॉन C2 हमारा इक्वल नहीं है। तो ये केस हमारा कौन सा केस होता था, ये होता था हमारा थर्ड केस, जिसमें हमें पैरेलल लाइंस मिलती थी। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द लाइंस ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल, ठीक है, यानी इन इक्वेशंस की लाइन हमारी क्या है, पैरेलल। अगर ये इक्वेशंस की लाइन हमारी पैरेलल होंगी तो हमारे क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन होंगे तो हम कह सकते हैं क्या, कि ये लाइन हमारी, ये इक्वेशन हमारी इनकंसिस्टेंट होंगी। हैंस दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ये इक्वेशंस हमारी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी। अब हम क्या करते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट है हमारा थर्ड का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, थर्ड ये दिया है हमें 2 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 3y इक्वल टू 7। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड क्या दिया है, 9x माइनस 10y इक्वल टू 40, 9x माइनस 10y इक्वल टू 40, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम इसमें भी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 या c1 अपॉन c2 निकालते हैं। तो a1 अपॉन a2, ठीक है, तो हम इस पूरे को मानेंगे a1, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 3 अपॉन 2। a2 कितना दिया है हमें 9, तो 9, और हम 9 के नीचे मानेंगे 1। अब हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले टर्म को हम एज इट इज़ रखेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। जो नीचे वाला टर्म है यहाँ पे 9 अपॉन 1 लिखा है, हम इसको पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन 9, हम यहाँ पे 1 अपॉन 9 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। हम क्या देख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो रहा है हमारा 1 अपॉन 6, ठीक है। अब b1 अपॉन b2, b1 क्या दिया है हमें 5 अपॉन 3 और b2 दिया है हमें 10। हम नीचे 1 मान लेंगे, फिर क्या करेंगे, सेम इनका भी पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन 10 कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 5 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 10, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10, ये हमारा 2 से कट गया। फिर 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 6 मिलेगा, यानी कि हमें a का रेशियो और b का रेशियो सेम मिल रहा है। फिर हम देखते हैं c का रेशियोस, यानी कि c1 अपॉन c2,
C1 कितना दिया है हमें 7 और C2 दिया है 14, यानी कि 7 2 ज़ा 14 1/2। तो हमारा C का रेशियो इक्वल नहीं मिला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये वाला केस होता था हमारा कौन सी इक्वेशंस के लिए, पैरेलल इक्वेशंस के लिए। ठीक है, थर्ड केस होता था, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द लाइन्स ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल। ठीक है, ये इक्वेशंस की लाइन हमारी पैरेलल लाइन मिलेंगी। अगर ये लाइन हमारी पैरेलल मिलेंगी तो उनके एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशंस हमारी इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ये इक्वेशंस हमारी इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। अब हम चलते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 5x माइनस, पहले लिख लेते हैं 5x माइनस 3y इक्वल टू 11, और इसमें सेकंड इक्वेशन दी है हमें -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। ठीक है, ये दिया है हमें फोर्थ क्वेश्चन। जब भी आप वीडियोस देखा करें तो क्या किया करें, एनसीईआरटी बुक को अपने साथ रखा करें, जिससे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस दोहराएंगे। क्या A1/A2 के रेशियोज निकालेंगे। तो A1 क्या दिया है हमें 5 और B1 दिया है A2 दिया है हमें -10। ठीक है, तो अब हम 5 से 10 को काट देंगे, -1/2 बचेगा। ठीक है, 5 2 से 10 और हमारा माइनस साइन आ गया। फिर क्या करेंगे, B1/B2 के रेशियोज निकालते हैं। B1 दिया है हमें -3 और B2 दिया है हमें 6। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, ये भी हमारा कट रहा है, तो ये भी हमारा -1/2 हो जाएगा। फिर हम निकालते हैं लास्ट C1/C2 के रेशियोज। C1 क्या दिया है हमें, C1 दिया है 11 और C2 दिया है -22। ठीक है, हम इनके भी रेशियोज निकालते हैं, तो हम देख सकते हैं ये भी हमारा 2 से कट रहा है, यानी 11 2 ज़ा 22, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2। ये तीनों के रेशियोज हमें सेम मिले हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी कि हमें तीनों रेशियोज सेम मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता था, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन बोले तो एक के ऊपर एक लाइन, और एक के ऊपर एक लाइन बोले तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। उनके सॉल्यूशन तो है, तो इनको भी हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर द लाइन्स ऑफ इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ठीक है, ये लाइन हमारी कोइंसिडेंट लाइन होगी। ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो ये हमारी कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आती हैं। तो हैंस द इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट, ये इक्वेशंस हमारी क्या होंगी, कॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस होंगी। ठीक है, तो थर्ड का फोर्थ भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं हम थर्ड का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा फिफ्थ। क्या दिया है, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। क्या, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, और इसमें सेकंड इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दिख रही है, हाँ दिख रही है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है थर्ड का। हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे कि रेशियोज निकालेंगे। A1/A2, A1 क्या दिया है हमें 4/3 और B1 दिया है हमें A2 दिया है हमें 2। ठीक है, और इसके नीचे हम मानते हैं 1। फिर क्या करेंगे हम 4/3, और इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक थी, क्या, इसको पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1/2। फिर इससे 2 से डिवाइड देंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो ये बचेगा हमारा 2/3। फिर हम क्या करते हैं, B1/B2 के रेशियोज निकालेंगे। B1 दिया है हमें 2 और B2 दिया है हमें 3,
तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें मिल गया। हम क्या करेंगे अब C1 अपॉन C2 के रेशियोज निकालेंगे। C1 दिया है हमें 8 और C2 दिया है हमें 12, तो 8 अपॉन 12, ठीक है, 8 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, क्योंकि दोनों हमारे 4 से कट रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 अपॉन 3। हम देख सकते हैं कि तीनों हमारे क्या मिले हैं, सेम मिले हैं, 2 अपॉन 3 2 अपॉन 3 2 अपॉन 3, यानी तीनों रेशियोज हमारे सेम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C1 अपॉन C2 नहीं, A1 अपॉन A2, C से स्टार्ट नहीं, B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। ये केस हमारा कौन सा होता था, ये केस होता था हमारा कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द लाइंस ऑफ इक्वेशंस, यानी जो इक्वेशंस दिए उनकी लाइन हमारी क्या हो रही है, द लाइंस ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। ये लाइंस हमारी कोइंसिडेंट लाइन है। अगर ये लाइन कोइंसिडेंट हैं तो ये हमारी कंसिस्टेंट लाइन की कैटेगरी में भी आएंगी। तो आप लिख देंगे हैंस दीज इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट, क्या, कॉन्सिस्टेंट, ये इक्वेशंस हमारी कॉन्सिस्टेंट भी होंगी। हम देख सकते हैं कि हमने इस एक्सरसाइज में तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। हम क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारी इन 3 क्वेश्चन से ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अब इसके आगे क्वेश्चन कितने बचे हैं, 4 5 6 7, यानी इन 4 क्वेश्चन को हम करेंगे अगली वीडियो में सॉल्व, ठीक है। आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।